हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 10th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको केमिस्ट्री पार्ट करा रहा हूँ। और पिछले भाग में हमने क्लास 10th का केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे जो बोर्ड एग्जाम्स में आए थे, है ना। तो आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनके आंसर्स देने होते हैं ना। तो उसी को करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, identify the products when 1 ml of dilute HCl 1 ml of dilute HCl is added to 1 gram of sodium metal, 1 gram of sodium metal। ठीक है, आपको बताना है, प्रोडक्ट बताना है जब 1 ml डाइल्यूट HCl को आपने 1 ग्राम सोडियम मेटल में डाला, है ना। तो Na को आपने किससे मिलाया? HCl से मिलाया। HCl कैसा है? डाइल्यूट है ना। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखेंगे Na क्या है, काफी रिएक्टिव मेटल है। वो क्या करेगा? Cl को यहाँ से H को यहाँ से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में Na सबसे ऊपर आता है और हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे Na क्या करेगा? H को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा? NaCl, और साथ ही साथ क्या निकालेगा? H2 गैस इवॉल्व करता है ना। H2 गैस निकलती है, जिसका अगर आपको टेस्ट करना कभी भी आता है कि हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो एक जलती हुई आप एक कैंडल इसके पास लेके आएंगे, तो ये जो गैस है ये पॉप साउंड के द्वारा क्या होती है? वहाँ पे बर्स्ट होती है। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, वहाँ पे क्या आती है? हाइड्रोजन गैस निकली है ना। बैलेंस करने के लिए आप देखें 2H है, तो इधर आप 2 लगा लेंगे, 2H, ठीक है ना। तो 2 Cl हो, इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 Na 2 Cl और 2H आपके पास होगा। तो इस तरीके से बैलेंस्ड हो गया। तो समझ आया होगा आपको कि किस तरीके से हमने किया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। सेकंड, fresh milk has a pH of 6. Fresh milk has a pH of 6. Fresh milk has a pH of 6 when it changes into curd, will its pH value increase or decrease? ठीक है, क्या बोला है कि फ्रेश मिल्क का पीएच कितना है? 6 है। जब वो कर्ड में बदलती है, दही में उसको बदलते हैं हम, तो उसका पीएच बढ़ेगा घटेगा? तो आपको पता है कि जो कर्ड है, दही है, वो थोड़ी सी कैसी होती है? थोड़ी सी एसिडिक होती है ना, हल्की सी खट्टी होती है, खट्टापन होता है उसमें, एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो हम बोलेंगे उसका पीएच क्या होगा? अभी 6 है, आपको बताया था कि पीएच स्केल में 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है, 0 से स्टार्ट होता है 14 तक। 7 से जब आप नीचे की तरफ जाएंगे
तो आपकी क्या बताया थी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है, और 7 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो अभी 6 उसका पीएच है मिल्क का, आप जब उस कर्ड में चेंज हुआ तो उसका पीएच और नीचे को जाएगा, 6 से और नीचे को जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे हम कि उसका पीएच क्या होगा, पीएच विल डिक्रीज। तो आंसर आपको लिखना है कि जो पीएच है उसका वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये आपके इसके पास आंसर हो जाएगा, पीएच डिक्रीज करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, write the balanced chemical equation and identify the type of reaction। पहली रिएक्शन हमारे पास है नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब मिलती है तो क्या देती है, अमोनिया देती है। तो आपको बताना है कि किस तरीके से इसको करेंगे, क्या रिएक्शन होगी, है ना, किस तरीके से करेंगे। तो देखो नाइट्रोजन गैस को आप क्या लिखते हो, N2 लिखोगे, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी। अमोनिया आपको पता है क्या होता है, NH3। तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है ना। तो आप बैलेंस करेंगे इसको, देखेंगे आपके राइट हैंड साइड पे N 1 है और लेफ्ट पे कितने N है, 2, और राइट पे H3 है और लेफ्ट पे H2 है ना। और आपके पास लेफ्ट पे N कितने हैं, 2 हैं, राइट में 1 ही है, तो आप 2 लगा दीजिए, 2 Na तो बैलेंस हो गया। Na को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो इधर आपको 3 लगाने पड़ेंगे, है ना। तो 3H2 N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो अमोनिया इस तरीके से आपके पास आया, है ना। ये आपके पास क्या बना, अमोनिया बना। अब इसको, ये बैलेंस हो गई। अब आपको दूसरा क्या बताना है, टाइप ऑफ रिएक्शन, कि ये किस तरीके की रिएक्शन है ना। तो आपने काफी तरह की रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, है ना। एक आपने डिकम्पोजिशन पढ़ा कि कोई एक सब्सटेंस टूटता है, 2 या 2 से ज्यादा में डिकम्पोज होगा। एक आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, है ना। डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि आपने पीछे रिएक्शन भी देखी कि Na ने H को यहाँ से डिस्प्लेस किया और खुद उसके सॉल्यूशन में जाके बैठ गया, सॉल्ट बनाया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। एक आपने डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और आपने इस तरीके से रिएक्शंस पढ़ी थी। तो ये बताना है कि कौन सी तरीके की रिएक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो चीजें मिलके एक तीसरी चीज बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन क्या होती है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। चलिए दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है, दूसरी है जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट gives जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिंक कार्बोनेट ने क्या दिया, जिंक ऑक्साइड दिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया, है ना। तो जिंक कार्बोनेट क्या होगा आपके पास, ZnCO3, है ना, ऐसे लिखते हैं जिंक कार्बोनेट को। क्या देगा, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। इसको बैलेंस करें आप, इधर आप देखें लेफ्ट में Zn 1 है, राइट में Zn 1 है, तो ठीक है। कार्बन लेफ्ट में आपके पास 1 है और कार्बन राइट में आपके पास 1 है, भी ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास लेफ्ट में 3 है, राइट में भी 3 है, तो ये बैलेंस्ड है ना। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अभी किस तरीके की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन
या डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आप देख पा रहे हैं कि ZnCO3 टूट के ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, यानी डिकम्पोज हो रहा है ना, एक दो में टूट रहा है। तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो ये आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। समझ आया कि किस तरीके से आपने किया। तो ये आपके पास क्या होती है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक, एंड गिव एग्जांपल, ठीक है, गिव एग्जांपल। आपको बताना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं और आपको एग्जांपल भी देने हैं, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, आपने पढ़े हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं आपको, ठीक है ना। तो आपको ये बताना, यही चीज आपको बतानी है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, those oxide which behaves like acidic as well as basic, है ना। those oxide which behaves like acidic as well as basic oxide या बेसिक, उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इन्हें आप क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है आपके पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ठीक। चलिए और भी एग्जाम्पल होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। अब ये आपको शो कैसे करेंगे हम कि शो कि भाई कैसे ये आपके पास ये किस तरीके से एसिडिक और बेसिक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना, ठीक। अब आपकी इसकी रिएक्शन हम किसी बेस से और एसिड दोनों से करके दिखाएंगे, ठीक है ना, बेस से और एसिड से, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसा एम्फोटेरिक है ना। ZnO इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना, ZnO भी क्या है आपके पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या किया कि भाई Al2O3 को रिएक्शन कराते हैं हम किसी उसके साथ, Al2O3 है जैसे, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम किसी HCl के साथ करा देते हैं, है ना, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं इसकी, ठीक है ना। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, वो देखते हैं, ठीक। तो आपने Al2O3 को जब HCl से कराया तो क्या बनेगा आपके पास, AlCl3 बनेगा और प्लस आपके पास क्या आएगा, वाटर आएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं। तो यहाँ पे HCl तो आपको पता है कि एसिड है, HCl आपको पता है ना एसिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Al2O3 क्या कर रहा है, बेस का काम कर रहा है ना, तभी तो आपके पास ये सॉल्ट और वाटर आया। भाई प्रोडक्ट देख के हमें पता चला, प्रोडक्ट हमारे पास सॉल्ट और वाटर आया, AlCl3 क्या है, एक सॉल्ट है और साथ ही साथ वाटर आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो एसिड और बेस रहे होंगे। अब HCl तो एसिड है हमें पता है, तो Al2O3 यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा ये बेसिक ऑक्साइड की तरह एक्ट करा। अब इसको दिखाएंगे कि भाई एसिड ऑक्साइड की तरह, एसिडिक ऑक्साइड की तरह कैसे रिएक्ट करता है, उसकी भी रिएक्शन कराते हैं। तो किसी एक बेस के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं, ठीक है ना, बेस के साथ। तो Al2O3 की रिएक्शन हमने करा दी सपोज NaOH के साथ, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन करा दी हमने NaOH के साथ, हमने रिएक्शन करा दी Al2O3 की NaOH के साथ। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास AlOH का होल थ्राइस, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपके पास पहले, अच्छा ठीक है, पहले ये बनता है फिर चेंज होगा, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, बताते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपके पास Na2Al2O4,
ठीक है, और प्लस आपके पास क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। और क्या निकलेगा आपके पास, वाटर भी आपके पास निकलेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा आपके पास जब आप किसकी रिएक्शन कराओगे, Al2O3 की NaOH के साथ कराओगे, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा आपके पास, ठीक है ना। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस वाटर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, सॉल्ट है, वाटर है। तो यहाँ पे NaOH क्या है, एक बेस है। NaOH क्या है, एक बेस है। तो Al2O3 क्या हो जाएगा, एक एसिड हो जाएगा, एसिडिक। तो यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा, और वहाँ पे कैसा कर रहा था, बेसिक की तरह। तो आपको समझ आया होगा कि जब आपके पास दो चीजें एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह एक्ट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आपने एग्जांपल देखा Al2O3 ZNO। तो इसी तरीके से ZNO भी कर सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच एलिमेंट हैज, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सेल्स which element has two cells both of which are completely filled electron, both of which are completely filled electron, ठीक है। और दूसरा है twice as many electron twice as many electron in its second cell twice as many electron in its second cell as in its first cell, as in its first cell, ठीक है। ट्वाइस एस मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल एज इट्स फर्स्ट सेल, ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं पहले का। बोल रहा है दो सेल्स हैं उसके पास, दो सेल है, यानी एक के होगा एक एल होगा, और दोनों को दोनों कंप्लीटली फिल्ड। तो आपको पता है के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, एल में मैक्सिमम क्या आते हैं, 8 आते हैं। तो आपको उस एलिमेंट का नाम बताना है जिसके पास दो सेल हैं और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताना है क्या होगा। तो आपको पता है कि के और एल में 2 8 है, 2 8 कितना होता है, 10 होता है। तो ये क्या है आपके पास, नियॉन है ना। नियॉन होता है आपके पास 10, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो नियॉन इसका एग्जांपल, मतलब ये इसका आंसर हो गया, ठीक। दूसरा होगा इसमें सेकंड बोल रहा है ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। इसके पास भी 2 ही सेल बता रहा है, एक के हो गया एक एल हो गया, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल, ठीक है ना। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने कि फर्स्ट सेल में उससे दुगने। तो फर्स्ट में आपको पता है के में मैक्सिमम 2 होते हैं, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा, 4। तो एल में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बोला उसने ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो क्या होगा, 6 किसका होता है, कार्बन का, ठीक है ना, कार्बन। तो वो एलिमेंट का नाम हो जाएगा आपके पास कार्बन, ठीक। इस तरीके से आपने किया तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको कि भाई किस तरीके से ये चीज होती है, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, व्हाट डू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज। ठीक, गिव एन एग्जांपल।
गिव एन एग्जांपल। ठीक, चलिए, तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है आपको पढ़ी आपने चैप्टर नंबर 5 में, कार्बन एंड कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज होती क्या है और उसके एग्जांपल आपको देने। तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कि दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है ना, उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? a series of carbon compound in which there is a difference of CH2 between two member। ठीक है, दो मेंबर के बीच में इतने का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास एल्केन की सीरीज है, एल्केन है ना, तो एल्केन, ठीक, तो पहला एल्केन जो होता है CH4 मीथेन बोलते हैं, अगला होता है C2H6, ठीक, अगला क्या है C3H8, अगला क्या है C4H10, नेक्स्ट इज C5H12। तो ये क्या है, सो ऑन चलती रहती है ये सीरीज, है ना, और ऐसे सो ऑन ये सीरीज चलती रहती है। तो ये एल्केन की क्या है, एल्केन की सीरीज है CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 एक्सेट्रा। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि CH4 और C2H6 में कितने का डिफरेंस है। एक कार्बन C2H6 में CH4 से एक कार्बन ज्यादा है और 2 H ज्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखें तो CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी आप देखें CH2 का डिफरेंस है, इधर भी आप देखें CH2 का डिफरेंस है। तो इस ऐसे जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, जिसमें क्या हो CH2 का डिफरेंस आता हो उसको आप होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये तो आपने एल्केन की देखी, इसी तरीके से आप एल्कीन की भी देख सकते हैं, है ना। तो पहला मेंबर है एल्कीन का, वो आपके पास क्या है C2H4, है ना, इथीन पहला मेंबर है। अगला मेंबर क्या हो जाएगा C3H6 हो जाएगा, अगला मेंबर हो जाएगा आपके पास C4H8, ठीक है, अगला मेंबर हो जाएगा C5H10 और सो ऑन ऐसी चलती रहेगी। तो आप देखेंगे कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी आप देखो कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। ऐसी सीरीज जिसमें कि CH2 का डिफरेंस आपको दो मेंबर्स के बीच में देखने को मिलता है उसे आप होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। इसी तरीके से आप एल्काइन की भी सीरीज देखो, एल्काइन की भी इसी तरीके से हो जाएगी, एल्काइन, है ना। एल्काइन का जो पहला मेंबर है वो क्या है C2H2 पहला मेंबर है, अगला क्या हो जाएगा C3H4 हो जाएगा, नेक्स्ट इज C4H6 हो जाएगा, फिर C5H8 हो जाएगा, सो ऑन ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी। तो आप देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी आप देखो CH2 का डिफरेंस है, इधर भी आप देखो CH2 का डिफरेंस है ना। तो वो सीरीज जिसमें कि क्या हो आपके पास CH2 का डिफरेंस होता है उसे आप होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। समझ आएगा आपको किस तरीके से करा। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आपने किया, है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है गिव रीजन, गिव रीजन। पहला है सोडियम मेटल इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, सोडियम मेटल is kept, sodium metal is kept immersed, sodium metal is kept immersed in kerosene। ठीक है, केरोसिन। तो आंसर क्या लिखेंगे भाई, सोडियम मेटल को आप किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है जनरली। आपने चैप्टर में पढ़ा था कि सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में आपने धातु अधातु में पढ़ा था कि सोडियम मेटल को हम जनरली केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो सोडियम है वो काफी रिएक्टिव मेटल है ना, सोडियम काफी रिएक्टिव मेटल है। सोडियम को कभी भी आप
रिएक्टिविटी सीरीज में भी आपने देखा ऊपर आता है, काफी ऊपर आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद सोडियम ही आता है, तो काफी रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। और कभी भी आपको ये क्या बोलते हैं खाली नहीं दिखाई देगा, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में दिखता है, क्योंकि रिएक्टिव बहुत ज्यादा एकदम से रिएक्ट कर जाता है ना। तो रिएक्टिविटी के कारण ही इसको क्या करते हैं हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि इतना रिएक्टिव है कि ये रूम टेम्परेचर में भी रिएक्ट कर जाता है ना, रूम टेम्परेचर में रिएक्ट कर जाता है। अगर आप इसको सपोज अपने हाथ में रखें, सोडियम के मेटल को अपने हाथ में रखें, तो आपके हाथ की जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, उसी में मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और अगर बाई चांस आपने इसकी रिएक्शन वाटर से करा दी, है ना, तो आग पकड़ने का डर रहता है वहां पे, इतना ज्यादा रिएक्टिव है ये, है ना। तो इसलिए इसको क्या करता है केरोसिन ऑयल में हम पुट करके रखते हैं। तो रीजन क्या हो जाएगा कि kept immersed in kerosene oil because sodium is a very reactive metal. Sodium is a very reactive metal. Sodium is a very reactive metal. ठीक है, it even react at room temperature, है ना। रूम टेम्परेचर में भी क्या कर देता है, तुरंत ही रिएक्ट कर जाता है, तो इस वजह से इसको ऐसे रखा जाता है, इट इवन रिएक्टेड रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसका रीजन है कि सोडियम मेटल को आप केरोसिन ऑयल में पुट करके क्यों रखते हैं। ठीक, चलिए दूसरा जो है, दूसरा रीजन पूछा था, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट blue color of copper sulfate solution, blue color of copper sulfate solution disappears when some aluminum powder, when some aluminium powder is added to it, is added to it। ठीक है, तो ये बताना है कि जब ब्लू कलर कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, उसको उसमें जब थोड़ा सा एल्यूमिनियम पाउडर डाले आपने तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए खाली जो कॉपर होता है, खाली जो कॉपर है Cu+2, है ना, ये आपके पास रेड कलर का होता है। आपने देखे होंगे ना कॉपर के बर्तन वगैरह रेड कलर का होता है हल्का सा। और जब ये कॉपर सल्फेट में बदलता है, जब इसके पास SO4 नेगेटिव आ गया और ये जुड़ के इन्होंने क्या बनाया, CuSO4 बनाया कॉपर सल्फेट, तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो ये बोल रहा है कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है जब आप उसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम पाउडर डालते। तो आपने कॉपर सल्फेट लिया जो कैसा है, ब्लू कलर का है, इसमें आपने क्या डाला, एल्यूमिनियम पाउडर डाला, Al डाला, तो इसका कलर चेंज हो गया। इसका कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसने एल्यूमिनियम ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस किया और खुद आके वहां बैठ गया, तो क्या बनाया, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट बनाया। ठीक है ना, और कॉपर को अलग कर दिया इसने। इस वजह से क्या हुआ, जब यहाँ पे कॉपर अलग हुआ प्लस कॉपर, है ना, कॉपर अलग है, तो देखो कॉपर वापस से अपनी +2 की स्टेट, कॉपर वापस अपने स्टेट में आ गया, तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना, तो ब्लू कलर से वो चेंज हो जाता है, कलर डिसअपेयर हो जाता है उसका सॉल्यूशन के अंदर। क्यों डिसअपेयर होता है, तो आपने आंसर लिखना है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, आपने ये लिखना आंसर कि एल्यूमिनियम इज वेरी रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, एंड फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के बनने से ही उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, उसका कलर इसलिए ही चेंज होता है। तो आई बात समझ में आपको, तो ये दो रीजंस थे जो हमने किए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन ये भी आपके पास क्या है, गिव रीजन है। ये भी गिव रीजन है। पहला, मेटल रिएक्ट विद वाटर,
मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है ना, कि जो मेटल हैं वो पानी से रिएक्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्या होता है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो कोई भी आप मेटल ले लो, उसको वाटर से आप रिएक्ट करके देखो तो क्या होगा, है ना। मेटल को आप जब रिएक्ट करोगे वाटर से तो क्या होगा, है ना। सपोज जैसे आप एक मेटल ले लिया हमने जिंक, इसको हमने वाटर से रिएक्ट करा H2O से, है ना, तो क्या बनाता है ये, जब भी कोई मेटल पानी से रिएक्ट करता है, मेटल वाटर से रिएक्ट करता है, तो जनरली क्या बनाएगा, एक तो मेटल ऑक्साइड देगा, मेटल ऑक्साइड, और प्लस क्या देता है, हाइड्रोजन देता है, ठीक है ना। एक तो मेटल ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो डिजोल्व होके फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, बट सारे के सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, ठीक है ना। जैसे कि पोटेशियम और सोडियम आपको बताया काफी ज्यादा रिएक्टिव है, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर देते हैं, है ना। पोटेशियम और सोडियम काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ होते हैं रिएक्टर की सीरीज में, जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, है ना, वो थोड़ा किससे करेंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे आयरन वगैरह, ये ना कोल्ड से ना हॉट से रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, भाप से रिएक्ट करते हैं। अलग अलग मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं। जनरली जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो मेटल ऑक्साइड और ये बनाता है ना। सपोज जैसे कि हमने बात करी, सोडियम ले लिया आपने, सोडियम और आपने क्या लिया, वाटर लिया H2O, है ना, तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा NaO, और प्लस आपका क्या बना देगा, H2 गैस इवॉल्व कर लेगा, ठीक है ना, H2 गैस इवॉल्व कर लेगा। तो जनरली ये होता है अपने पास, ठीक है ना, Na2O बनाएगा सोडियम ऑक्साइड और H2 गैस इवॉल्व, तो मेटल रिएक्ट करते वाटर से इस तरीके से, ठीक है ना। दूसरा है आपके पास प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। Platinum, gold and silver are used to make jewelry. प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर की आपने ज्वेलरी देखी होगी, जनरली गोल्ड और सिल्वर की तो आपने देखी होगी, है ना। तो ऐसा क्यों कि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, है ना। तो आपको पता है कि मेटल के पास एक प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी, चमकदार होते हैं। गोल्ड सिल्वर काफी चमकदार है ना। और साथ ही साथ ये मेलेबल भी है। मेलेबल का मतलब कि आप इनको जब आपको इनको बीट करोगे आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो शीट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टाइल भी है ये, है ना, डक्टिलिटी भी इनके अंदर है। तो इस वजह से होता क्या है कि ये गोल्ड जो आपके पास प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर है, ये आपके ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो इनके पास मेलेबल प्रॉपर्टी है ना, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, इस वजह से ये ऐसा करते हैं, ठीक है ना। अरे बात समझ, तो यही आपको लिखना है इसमें कि they have malleable property, that is why they are used to make jewelry, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे, because they are highly lustrous, metal, चमक उनमें बहुत है ना, चमकदार बहुत है, which resistant to corrosion, है ना। और दूसरा ये कोरोजन से भी थोड़ा दूर रहते हैं, है ना। और हाईली मेलेबल, डक्टाइल है, तो उनको आप किसी भी शेप और डिजाइन में बदल सकते हो। दे आर ऑल्सो हाईली मेलेबल आपको बताया था, विच कैन बी बीटन इनटू शीट, मेलेबल एंड डक्टाइल विच कैन बी बीटन इनटू वायर, है ना। दे आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, सो कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड ठीक है, into any shape
और डिजाइन, किसी भी शेप और डिजाइन आप देख सकते हो। जैसे कि आप देखते हो ज्वेलरी अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग उसकी आती है, तो यही रीजन है इनका अलग अलग डिजाइन और अलग अलग ज्वेलरी आने का। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा इस तरीके से ये आपके पास हुआ। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। नेम अ मेटल नेम अ मेटल इन फॉर ईच केस। नेम अ मेटल फॉर ईच केस। हर केस के लिए आपको एक मेटल का नाम बताना है। पहला केस क्या है? डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। ठीक है, पहला क्या आपको बताना है कि एक मेटल का नाम बताना है जो क्या करता है, नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है। ठीक है ना, उसका नाम बताना है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। इट क्या बोला, इट डज नॉट रिएक्ट विद, इट डज नॉट रिएक्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद any physical state of water, any physical state of water। ठीक है, तीसरा है, तीसरा आपके पास है it does not react with cold, it does not react with cold as well as hot water but react with steam, but react with steam। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला है कि क्या करता है, पहला आपको बताना है कि आपको एक मेटल का नाम बताना है। ठीक है ना, एक मेटल का नाम बताना है जो आपका, एक मेटल का नाम बताना है जो क्या करता है, आपका नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है ना, क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है। तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 है ना, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकालता है। तो ये आपके पास मैग्नीशियम नाइट्राइड है ना, N नाइट्राइड N3 नेगेटिव होता है, तो Mg3N2 बनाएगा और HNO3 और सॉरी H2 गैस इवॉल्व करता है। ठीक है ना, आए बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन, इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा। वैसे आपको रिएक्शन नहीं बतानी, सिर्फ मेटल का नाम बताना था, आपको रिएक्शन भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो आप बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगा दो, 3 Mg हो गए, एन आपके पास 2 है तो इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2N। ठीक है ना, 2N, ये हो गया HNO3। डाइल्यूट क्या बोला था इसने, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बोला था ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हाँ, HNO3 से तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्राइड नहीं नाइट्रेट, MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, MgNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है आपका। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और साथ ही H2 गैस रिवॉल्व करता है। ठीक है ना, तो ये बनाएगा। बैलेंस देख लो आप, कितने Mg है, इधर 1 Mg है, 1 Mg, और इधर भी 1 Mg है, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, और इधर आपके पास नाइट्रोजन कितने हैं, 2, 2 आपने लगा दिया, 6, 3 दूनी 6, 6 2, ठीक है, बैलेंस हो गई है ना। तो पहले का आंसर हो गया आपके पास मैग्नीशियम। दूसरा था कि आपको एक ऐसा मेटल बताना है जो कि क्या था, एक ऐसा मेटल बताना है जो किसी भी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है ना, तो वो क्या है, गोल्ड। गोल्ड किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड उस मेटल का नाम है, वो किसी भी फिजिकल स्टेट से रिएक्ट नहीं करता। थर्ड है आपका
आपको ऐसा मेटल बताना है जो ना ही कोल्ड और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन स्टीम के साथ करता है ना। तो आयरन, आयरन उसका नाम है जो क्या करता है, हॉट, ना ही हॉट के साथ करता है ना ही कोल्ड के साथ, आयरन जनरली स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये आंसर थे तीनों क्वेश्चंस के, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपके केमिस्ट्री पार्ट से रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और किस तरीके से आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं सॉल्व करने की, है ना। तो आपको लोगों को समझ में आएंगी ये चीजें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।